Hello everyone, we were doing chapter number 28. So today's topic is Green Revolution. The Green Revolution helped increase the agriculture production by introducing farmers to modern agriculture machinery, high yielding variety that is HYV seeds, fertilizers and pesticides and irrigation. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत एग्रीकल्चर जो है उसमें बहुत बदलाव आया, फार्मिंग में बहुत बदलाव आया, लोगों को फार्मर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया कि जो भी मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी है HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ करें ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो। फर्टिलाइजर्स कौन से यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन के मेथड्स क्या रहेंगे, ये सब वो यूज़ करते थे। सो लेट अस रीड अबाउट दीज टेक्निक्स वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी। अर्लियर implements like the plow and trowels were used to till land. Gradually, new agriculture machinery like tractors, sowing machines, threshers and harvesters were introduced. These machines are more efficient and faster. However, traditional farming implements are still used in several parts of India. इस पॉइंट में यही बताया है कि जो पहले लोग हैं वो खेती कैसे करते थे कि हल के थ्रू वो उन्हें सारी ज़मीन को बोना पड़ता था, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, नई नई मशीनरी की इंट्रोडक्शन हुई, जैसे कि ट्रैक्टर्स, सोइंग मशीन, थ्रेशर्स और हार्वेस्टर्स। इसकी वजह से फार्मर्स का काफ़ी टाइम भी बचता था और वो काम बहुत ही एफिशिएंट और फास्टर तरीके से कर सकते थे। लेकिन जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी वो अभी भी कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में यूज़ करी जाती है। लोग पुराने तरीके से ही अपनी खेती जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो नए मेथड यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट इज़ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। High yielding variety seeds, particularly for wheat and rice, are extensively used. They have helped to increase the output. Seed multiplication program for cereals, pulses, oil seeds, fiber, fooder crops and potatoes are implemented through the National Seed Corporation, State Farms Corporation of India Limited and other state seed agencies. तो जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं ये वो सीड्स होती हैं जो कि थोड़ी कॉस्टली होती हैं नॉर्मल सीड से, लेकिन जो इनका प्रोड्यूस निकलता है, इसको यूज़ करने के बाद जो भी लास्ट में रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा होता है। जो उसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है, जो हमारा आउटपुट है वो ज़्यादा आएगा। तो मेनली ये वीट और राइस की जो सीड्स थे उनमें HYV सीड्स को इम्प्लीमेंट किया गया और बाकी जो भी सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स थी उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन, स्टेट फार्म कॉर्पोरेशन और अदर स्टेट एजेंसी से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी गई और उनको भी इसके बीच में लाया गया। Next one is fertilizer and pesticides. To increase the fertility of the land, the use of fertilizer was encouraged. The government has established fertilizer manufacturing units in Sindri, Trombay, Nevli, Rokra and Nagla. The use of pesticide to control crop loss was also introduced. अब जो लैंड की फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उनका जो यूज़ है वो अपने खेतों में फार्मर्स ने करा। इससे जो है लैंड की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हुई और वो अपना एक साल में दो दो तीन तीन क्रॉप्स भी उगाने लगे, जहाँ की वो पहले एक साल में एक ही क्रॉप को उगा पाते थे। और जो पेस्टिसाइड से वो क्रॉप को नुकसान होने से बचाते थे, जैसे कोई भी कीड़ा लग जाता था या कुछ भी हो जाता था तो पेस्टिसाइड्स उसमें काफ़ी हेल्प करते थे उस चीज़ को रिमूव करने में। So next one is irrigation. Nearly 60% of the agriculture land depend on rainfall for irrigation. Insufficient or little monsoon often result in crop failure and less productivity. Moreover, HYV seeds require abundant water. Therefore, the government has taken various initiatives to increase irrigational facilities. तो इरिगेशन के मेथड्स भी काफ़ी सारे आए, क्योंकि जो 60% एग्रीकल्चर का पार्ट है वो सारा इरिगेशन पे डिपेंड है और लोग सारे डिपेंडेंट किस पे थे इरिगेशन के लिए, रेनफॉल पे, कि बारिश आएगी तो होगा, नहीं आएगी तो देखी जाएगी। तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता था उनके लिए और कई बार अनफॉर्चुनेटली जब काटने का टाइम आता था तो बारिश आ जाती थी, तो इससे काफ़ी जो फसल का नुकसान होता था। और HYV सीड्स को भी काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा जो है ज़्यादा चाहिए होती है, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एक्शंस लिए इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। Now the next topic is agriculture research. Development in agriculture has been possible because of research carried out by agriculture universities and institutes that were set up after independence. The Department of Agriculture Research and Education was set up in 1973 under the Ministry of Agriculture. It is responsible for coordinating research and educational activities in agriculture, animal husbandry and fisheries. The Indian Council of Agriculture Research, that is ICAR, has also played a major role in the development of agriculture technology. अब जो एग्रीकल्चर की इतनी डेवलपमेंट हुई है ये इसी कारण हुई है क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स को बनाया गया और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट बनाए गए एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन से रिलेटेड। सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन वाज सेटअप इन 1973 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर
और ये डिपार्टमेंट किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये इस चीज़ को टैकल करता था कि रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन बनी रहे, और एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज़, ये सब कुछ भी आता है। और जो द काउंसिल, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, इसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को इंक्रीज़ करने में। Next topic is industrial development. Industrial development is the key to higher standard of living. After independence, India needed rapid industrial development. For these heavy industries requiring the investment of large amount of money needed to be set up. The government took the responsibility of setting up such industries. Hence, most of our heavy industries are in public sector. Public sector industries are controlled by the government. Most of the money invested in these industries is paid by the government out of the taxes collected from the people. Some example of public sector industrial units in India are Bharat Heavy Electrical Limited, that is BHEL, Steel Authority of India Limited, that is SAIL, and National Thermal Power Corporation, that is NTPC. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का एक बहुत बड़ी, एक कह सकते हैं पूंजी थी या चाबी थी, जिसके थ्रू हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज़ हुआ। और इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी की एकदम बाद, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके लिए काफ़ी अमाउंट चाहिए था इन्वेस्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जितनी भी हैवी अमाउंट की इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम सेटअप करेंगे। और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी पब्लिक सेक्टर में हैं, और जितनी भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं उसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जितनी भी मनी है जो भी इसमें इन्वेस्ट करी गई है वो सारा का सारा गवर्नमेंट पे करती है, लेकिन वो हमसे टैक्स कलेक्ट करती है और वही उन इंडस्ट्रीज़ को पे करती है। और उन इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं जैसे BHEL, SAIL, NTPC। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स, इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। Our government has encouraged and developed of small scale industries. These can be set up faster than large scale industries, and they also help to generate employment. The small scale industries produce essential consumer goods like soap, hosiery, hand tools, and utensils. Some of the small scale industries also serve as ancillary industries for the bigger industries. The government promotes small scale industries by adopting the following measures. Tax benefits are offered to set up small scale industries. Special tax incentives are given to set up industries in backward areas to help and develop the small scale sectors. Some produce are reserved for exclusive manufacture by the small scale industries. Special training facilities are provided to set up small scale industries. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनका जो ऑक्यूपाइड एरिया है वो काफ़ी कम होता है, और वो स्मॉल स्केल पे काम करती हैं, ना कि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में इतना हैवी ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है उनमें। और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, लोगों को काम देती है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जल्दी बन जाती हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। और ये इंडस्ट्रीज़ क्या बनाती हैं, मेनली सोप हो गए, हैंड टूल्स हो गए, बर्तन हो गए, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज़ तो ऐसी हैं जो कि बिगर इंडस्ट्रीज़ को एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, जो उनका सामान होता है वो बिगर इंडस्ट्री को एज अ रॉ मटेरियल देती है, और आगे बिगर इंडस्ट्रीज को कन्वर्ट करके एक गुड्स बनाते हैं। और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी देती है ताकि जो लोग हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लगाएं। तो वो बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को टैक्स बेनिफिट मिलता है, कुछ स्पेशल टैक्स इंसेंटिव भी मिलते हैं जो इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड एरियाज़ में ओपन करते हैं, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं वो भी डेवलप हो सकें। और कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ऐसे है कि उनके लिए रिजर्व कर दिए जाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, ये जो हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ही प्रोड्यूस कर सकती हैं। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। And the next one is cottage industries. Cottage industries have always existed in our country, but they could not be developed for their full capacity during colonial rule. Now the government has initiated efforts to develop the cottage industries. The family member usually run these units from their home. Items like basket, toys, ropes, and handlooms are manufactured by cottage industries. तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं ये काफ़ी टाइम से हमारी कंट्री में एग्जिस्ट हो गई थी। लोग जैसे घरों में बुनने का काम करते थे या कुछ भी काम करते थे, लेडीज़ काम करती थी, फर्दर आगे उनके बच्चे वही काम सीखते थे और वो करते थे। तो ऐसे ऐसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की जो डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई ब्रिटिशर रूल के टाइम पे, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे एफर्ट्स डाले हैं ताकि जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके, उन्हें भी चांसेस मिल सकें, और घर से लोग फैमिली मेम्बर्स ही इन इंडस्ट्रीज़ को चलाते हैं। ये
ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, घर पे ही छोटा सा सेटअप होता है और वहीं ये सारे काम करते हैं। मेनली ये बास्केट, टॉयज़, रॉब्स, हैंडलूम्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। Next one is strengthening the infrastructure. A strong infrastructure is essential for agriculture and industrial development. After independence, successive government has taken various steps to strengthen India's infrastructure. तो एक strong infrastructure के लिए agriculture और industrial development दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप उठाए ताकि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और मजबूत हो सके। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले कम्युनिकेशन पे काम करा कि अपनी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं जो उन्हें इम्प्रूव किया जाए, जैसे कि रोड्स, रेलवेज़, वाटरवेज़, एयरवेज़, इन सबको इम्प्रूव किया गया और काफ़ी सारे एफर्ट्स किए गए कि जो एफिशिएंट अफोर्डेबल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं वो सारी कंट्री में पहुंच सके। कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि जो आईटी की डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा हो, मॉडर्न प्रोसेस के बारे में लोगों को ज़्यादा पता चले और एनकरेज किया कि आईटी इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाओ और यहाँ से जो भी इनकी ग्रोथ होगी वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेटिकली डेवलप करेगी। सो वी आर डन विद द टॉपिक। थैंक यू।